अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का एक और तरीका, मतलब एक और तरीका डिपेंड करता है क्यू पर। देखिए अगर मान लीजिए यही हमने कहा कि आपको जो क्यू एक्स है वो एक्स की पावर एम टाइप का लिखा हो, एम लिखा हो, एन लिखा हो, जो भी हो, और एम यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। मैं कह नहीं रहा हूँ लेकिन वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तब हम कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, जरा समझने की कोशिश करो। इसका कोई मेथड नहीं होता है, नहीं मेथड तो होता ही है, बिना मेथड के बता क्यों रहे। देखो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि भाई आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डी आ रहा है ना, तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि या तो डी इसके साथ ही आ जाए या तो ये 1/d के साथ आ जाए, ये करना चाहते हैं, कोशिश करेंगे। अब भाई डी के साथ आएगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और अगर डी 1/d के साथ आएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप जानते हैं डी का मतलब डिफरेंशिएशन, और 1/d बोले तो एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन। तो हम ये लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ही लेता हूँ, डायरेक्ट उसी को समझाते हैं। हम CF जानबूझ के समय बता रहे हैं क्योंकि एक तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, और मेमोरी में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेकेंड ऑर्डर का ही ले रहे हैं। हमने कहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर -2 dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू cos x प्लस एक्स स्क्वायर, cos x प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो RHS में है दैट इज QX, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये आपका नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बड़ा लंबा नाम है उसका, ठीक है। तो पहले तो CF निकालते हैं, CF डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं। CF में आप क्या करते हैं, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 y बराबर 0 करते हैं। ये FD है, FD लिखना जरूरी है, FD y इज इक्वल टू 0। फिर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, बहुत बार निकाल चुके हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 बराबर 0। अब m की वैल्यू निकालने के लिए इसको करेंगे क्या, आप फैक्टर करना आपको आता है, कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। 90% स्टूडेंट क्या करेगा, इसको 3 - 1 कर देगा, है ना, यही करेगा ना। वो करेगा क्या, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस m प्लस 3 बराबर, यही करेगा ना। करो जरा, फैक्टर मिल रहे हैं आपको, कहाँ मिल रहे हैं, m कॉमन लेंगे तो m-3 आएगा, यहाँ m-3 कहाँ मिल रहा है आपको। अरे भाई देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर 3 का साइन पॉजिटिव है ना, तो 3 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे जिनका सम करने पर 2 आए, डिफरेंस थोड़ी आएगा भाई। जब यहाँ माइनस होता है तब आप माइनस करते हैं ना, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आने वाला है। लेकिन अभी जैसे हमने गलत लिखा, अब गलत लिखने के बाद भी फैक्टर गलत लोग कर देते हैं, तब तो भी आंसर आ ही जाएगा, गलत पे गलत पे गलत पे आंसर आ ही जाएगा, गलत आएगा अलग की बात है। तो आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, त्रिधाराचार्य फार्मूला। तो m की वैल्यू क्या निकलने वाली है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। भाई देखो ध्यान से, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, तो a और c का मल्टीप्लाई किया जाता है विद साइन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर m स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये 3 पॉजिटिव है, तो 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 पॉजिटिव आया ना, तो 3 के ऐसे टुकड़े करिए तो 3 के दोनों टुकड़े पॉजिटिव आने वाले हैं, 3 × 1, माइनस थोड़े आप करेंगे। तो जिनको सम करने पर 2 आए, तो सम करने पर नहीं आ रहा है ना। देखो वहाँ मुझे पकड़ में आ रहा है, फैक्टर नहीं मिल रहे थे, लेकिन लोग वहाँ भी गलती कर देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना। -4 × a है 1, c है 3 अपान 2a, तो 2 प्लस माइनस ये 12 आएगा और माइनस का 4 माइनस का 8 आएगा। तो क्या इसको 2√2i लिख सकते हैं, 2 काट दीजिएगा तो आगे आपका 2 कट जाएगा ना, 1 प्लस माइनस √2i। तो ये आपके रूट्स निकले। रूट्स कैसे निकल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले हैं, कॉम्प्लेक्स रूट कहा करिए, विलीन कहा करिए। तो CF क्या हो जाएगा,
ई टू पावर एक्स C1 कॉज रूट 2x प्लस C2 साइन रूट 2x। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या रूल बताया था, हमने कहा था कि अगर ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा है तो एक तरीका ये भी होता है C1 ई टू पावर अल्फ़ा एक्स कॉज बीटा एक्स प्लस C2, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 75% के केसेस में ये वाला आंसर दिया रहता है कुछ बुक्स में, ये ध्यान रखिएगा। मैं फ़िलहाल यही लिख रहा हूँ। तो CF तो समझ में आ गया आपको, नोट कर लिया। मैं CF अलग से नोट, CF में नोट नहीं कर रहा हूँ, CF जो भी आएगा CF प्लस PI करके आपको कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये CF आ गया। अब देखो ध्यान से, PI मेन है कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, क्योंकि रूल हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का बता रहे हैं। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होने वाला है, 1/FD ऑफ cos x प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी 1/, ये है डी स्क्वायर माइनस 2D प्लस 3 cos x प्लस एक्स स्क्वायर है। इसको अलग अलग कर दो, 1/d स्क्वायर माइनस 2D प्लस 3 ऑफ cos x अलग कर दो, और प्लस थोड़ा लेंदी है, ध्यान रखिएगा, सावधान, हम जानबूझ से कह रहे हैं सावधान। ठीक है, अब देखो ध्यान से, cos का रूल तो हमको मालूम है, cos ax के हिसाब से a यहाँ पर 1 है ना, अगर a 1 है तो आप d स्क्वायर जगह -1 लिखोगे ना, तो ये तो आपका हो गया -1 माइनस 2D प्लस 3 ऑफ cos x प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा लफड़ा, सावधान। देखिए हमने कहा अगर x की पावर n का फॉर्मेट हो तो मैं या तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं या तो इसको इंटीग्रेट कर दूं, यानी मैं इसके साथ या तो d लाऊंगा या तो 1/d लाऊंगा, ना तो d आ रहा है ना तो 1/d आ रहा है, तो मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे तो d स्क्वायर माइनस 2D प्लस 3 का इन्वर्स हो जाएगा, सही कहा मैंने, और मैं इन्वर्स को किसी भी तरीके से खोल नहीं सकता। हाँ, अगर बाइनोमियल थ्योरम हो, अगर ये बाइनोमियल टर्म होता है x प्लस a की पावर n के फॉर्म में, तो बाइनोमियल थ्योरम से खोल सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल भी दो होते हैं। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब तो ये लिखेंगे, अदरवाइज 1 प्लस एक्स की पावर n लिखते हैं जब n निगेटिव या फ्रैक्शन होता है। ठीक है, याद है ना, तो मैं इसको 1 प्लस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो 1 तो यहाँ है नहीं, क्या यहाँ 1 बनाया जा सकता है, 3 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 बन जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 की जगह 1 बच जाएगा, और इसी जगह डी स्क्वायर माइनस 2D/3 आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? मैं इस पूरे टर्म को अगर एक मान लूँ तो ये बाइनोमियल लिखा नहीं लिखा, 2 टर्म लिखे है ना, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। शुरू करें। देखिए अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है, ये -2D प्लस का 2 आने वाला है इंटू cos x। अब देखो एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको लिखेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2D/3 की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? वन बाई 3, नीचे से आपने 3 कॉमन लिया था ना, बाहर कर दिया ना हमने उसको। अब ज़रा समझिएगा, सावधान, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक काम कर देते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ D-1 बचेगा, सही कहा मैंने, और cos x कर देते हैं, और इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ऊपर D आ गया नहीं आ गया। अगर मैं इसको पूरे को मन में आप 1 प्लस एक्स की पावर n लिख लें तो आप जानते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n(n-1) टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना। तो एक काम करता हूं, देखो ध्यान से, 1 प्लस n हो गया -1, और x हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस 2D/3 प्लस n
n माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर माइनस 2d अपान 3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और बाहर एक्स स्क्वायर आएगा। सही कहा मैंने। बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पर नीचे क्या होना चाहिए? कॉस के केस में हमने कहा डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ तो डी स्क्वायर है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? डी स्क्वायर कैसे आएगा? तो हम जानते हैं कि भाई नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई कॉन्जुगेट से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो अपने घर की खेती थोड़ी है कि घर में चाहे आप गेहूं बो चाहे धान बो, अगर आपने कहीं ज़बरदस्ती कहीं मल्टीप्लाई किया है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। अगर आपने डिनोमिनेटर में किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो ये ऊपर है d प्लस 1 और नीचे आपका 2, ये आ गया डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉज एक्स। जरा समझने की यहाँ कोशिश करो, सावधान। देखो एक्स स्क्वायर अंदर आने वाला है ना भाई, एक्स, आप सुनो ध्यान से, एक्स स्क्वायर जब अंदर आएगा तो बीच में डी मिलेंगे, उनके साथ सामने आ जाएगी, डी सामने आ जाएगा। तो जब डी के सामने आएगा एक्स स्क्वायर तो डी क्या करेगा? इसको इसको डिफरेंशिएट कर देगा, तो इसकी वैल्यू 2x आ जाएगी। और जब ये जो एक्स स्क्वायर है जो डी स्क्वायर के सामने आएगा तो फिर इसको डिफरेंशिएट 2 बार कर देगा, और जब 3 के सामने आएगा तो क्या आएगा? 3 बार करेगा तो 0 नहीं आ जाएगी वैल्यू। इसके बाद तो एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं। यानी एक्स स्क्वायर का मिलना किसके साथ होना है? डी के साथ होना है, डी स्क्वायर साथ होना है, आगे हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो किसको फेस करेगा? वो डी को फेस करेगा और डी स्क्वायर को फेस कर सकता है। डी क्यूब के बाद वो फेस नहीं करेगा, कहें भैया हम मर गए खुद ही, अब रहने दो, अपना काम करो, हम नहीं जाएंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब एक्स स्क्वायर अंदर गया तो 1 के साथ आया एक्स स्क्वायर, 1 तो अकेला है ना। ठीक, यहाँ देखो माइनस, ये माइनस है ना, माइनस 1/3 है। अब देखो ध्यान से, ये डी स्क्वायर अंदर ले गए, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया माइनस 2d एक्स स्क्वायर आएगा। समझ में बात नहीं आई? अब देखो -1 -2 अपान 2 कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो प्लस बचेगा ना। अब देखो ध्यान से, जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 1/9 आएगा, d की पावर 4 आएगा। तो यानी इसको खोलेंगे तो d की पावर 4 आएगा प्लस 4d स्क्वायर आएगा माइनस का 4d क्यूब आएगा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इसके साथ एक्स स्क्वायर को आना है। समझ में आई बात नहीं आई? तो इधर जा देखो, यहां डी स्क्वायर जगह क्या रखोगे? -1, तो यह आएगा d प्लस 1 अपान 2 -1 इंटू कॉज एक्स प्लस 1/3। सावधान देखो, एक्स स्क्वायर अकेला है, -1/3। एक्स स्क्वायर जब डी स्क्वायर के साथ आएगा तो डी स्क्वायर क्या करेगा? इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा ना। जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आ जाएगा ना। सही कहा मैंने। अच्छा, जब डी के साथ आएगा तो इसका 2x आ जाएगा। क्यों? जब कैलकुलेशन देखे रहिएगा। अब यहाँ देखो, d की पावर 4 के साथ करने से कोई मतलब नहीं, 0 वैल्यू आ जाएगी, 4 बार डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं इसका। डी स्क्वायर साथ आएगा तो इसका 2 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और डी क्यूब के साथ 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। डी क्यूब मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएशन, तो केवल यही आने वाला है ना। ये नोट कर लिया है ना। अब देखो, ये ब्रैकेट खोलोगे, अच्छा ये देखिए -1/2 आएगा बाहर, ये 2 है ना, वैसे 4, -1/4 आएगा ना। एक मिनट देखिए, ये -2 है तो ये माइनस का 1/4 आएगा, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा d ऑफ cos x प्लस cos x। सही कहा मैंने, प्लस 1/3। जरा इसको कैलकुलेट करो, ये एक्स स्क्वायर है -1/3, ये आएगा 2 - 4x, और ये प्लस 8/9। बस आपका कैलकुलेशन हो गया, एक स्टेप और बचा है और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने पेश हो जाएगा। देखो
-1/4। डी ऑफ कॉज एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। एक काम करते हैं, यहां पर 9 एलसीएम ले लेते हैं, इसके अंदर 9 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 9x², यहां 3 आएगा तो माइनस का 6 और प्लस का 12x प्लस का 8, तो आ गया -1/4 माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस ये 1/27 आएगा, यह आएगा 9x² प्लस 12x प्लस 2। ये आपका CF आया। समझ में आई बात? पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, CF नहीं। अब आपको अगर जनरल सोल्यूशन निकालना है तो y = CF प्लस PI कर दो, आप निकाल चुके हैं CF। ये आपका तरीका है। पर्टिकुलर इंटीग्रल धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, नोट करिए।